हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। और इसका नाम क्या है तो प्रकाश का प्रवर्तन है, जिसमें हम लोग पिछला 6 वीडियो तक पढ़ चुके हैं, 5 या 6 वीडियो तक। आज का वीडियो में हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक। और इससे रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनाएंगे, जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या करता है, पूछता है। साथ ही साथ आज का दूसरा टारगेट हम लोग का क्या रहेगा तो आज का दूसरा टारगेट रहेगा अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक। तो आज का हम लोग का 2 टारगेट रहता है। हम लोग का हर क्लास में 2 या 3 टारगेट रहता है, जिसका आप उसको क्या कर सके, जब नेक्स्ट क्लास में आए तो उसको याद करके अच्छा से नोट्स बनाकर आ सके। तो अगर आप लोग यहाँ तक बात समझ में आ गया है, पिछला तक याद कर लिए, नोट्स कर लिए, तो हम लोग का यहाँ से अब आगे स्टार्ट होता है। तो आप लोग फिर से कॉपी पेन लेकर क्या कीजिए, बैठ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। देखो हम लोग का पॉइंट क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या बताइए, संबंध बताइए। तो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी होता है ना, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधी होता है। देखो तो हम लोग बोल सकते हैं कि F बराबर होता है फॉर्मूला R/2, जहां F फोकस दूरी है और R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। आप लोग का हमेशा पूछा जाए कि F बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो R/2 मतलब फोकस होता है, वो फोकस है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। और वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होता है, दुगनी होता है। तो हम लोग F बराबर फॉर्मूला बोल सकते हैं R/2 और R बराबर फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, 2F। जहां F है जो फोकस दूरी है, R है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ये F बराबर R/2 क्यों आता है तो इस तरह से बिहार बोर्ड में 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2। जो हम लोग कब करेंगे तो जो हम लोग मैथ में चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेंगे ना, तो उसका बाद इसको प्रूव करेंगे। मतलब बोला जाए ना तो हम लोग जब एग्जाम करीब होगा ना 2026 का, तो उस समय किया जाएगा इसको, ताकि आप लोग का क्या हुए, पूरा अच्छा से समझ में आए। इसलिए बोल रहे हैं ऐसा बात, क्योंकि अगर आप चैप्टर नंबर 6 मैथ में नहीं पढ़ते हैं क्लास 10 का, तो ये वाला बात समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप लोग सिर्फ क्या चीज रखो, याद रखो। अब इससे एक क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू। क्वेश्चन बोल रहा है एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, क्या होगी। तो देखो यही पूछा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा। अब फोकस दूरी निकालने के लिए देखो गोलीय दर्पण में एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार अवतल दर्पण के लिए निकालेंगे और एक बार किसका लिए निकालेंगे, उत्तल दर्पण के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। उसका बाद लिखेंगे दिया है, क्या चीज दिया है, वक्रता त्रिज्या बराबर, वक्रता त्रिज्या बराबर। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, R से। तो R बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग का फोकस दूरी पूछा है, तो हम लोग अगर गोलीय दर्पण का फोकस दूरी बराबर, मतलब हम लोग का पूछा है फोकस दूरी, तो हम लोग लिख सकते हैं फोकस दूरी बराबर क्या चीज बाबू, फोकस दूरी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब ये पूछा है। तो हम लोग बताओ फोकस बराबर, फोकस दूरी बराबर क्या जानते हैं, तो फोकस दूरी बराबर हम लोग जानते हैं बाबू क्या चीज, F बराबर R/2।
मतलब r बटा 2। f बराबर क्या चीज जानते हैं छोटे, तो f बराबर जानते हैं r बटा 2। r बराबर कितना दिया हुआ है, r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बट्टा में 2 कट के कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। मतलब फोकस कितना हो गया इसका बाबू, तो इसका इस गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। अगर इसी तरह से हम लोग का फोकस दिया हुआ रहता और क्या चीज पूछता, वक्रता त्रिज्या पूछता, तो इसमें 2 से फोकस में क्या कर देते, गुना कर देते। लेकिन यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिखें, लेकिन अगर यहाँ पर गोलीय दर्पण ना बोल के अवतल दर्पण बोलता तो यहाँ पर हम लोग -20 लिखते। ऐसा क्यों, तो हम लोग जब चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण लिखा था तो इसलिए इसका आंसर कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। यहीं पे अगर यहाँ गोलीय दर्पण ना लिख के अवतल दर्पण लिखता तो यहाँ -10 सेंटीमीटर होता, और अगर उत्तल दर्पण लिखता तो यहाँ पर क्या होता, प्लस में 10 सेंटीमीटर होता। तो अगर ये बात आप लोग का समझ में आया है तो आप लोग क्या करो कि आप लोग का यहाँ इतना नोट करो, उसका बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, तो अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है अवतल दर्पण का उपयोग। मतलब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो देखो अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग क्या चीज में किया जाता है, तो हजामत बनाने में किया जाता है। मतलब नाई का यहाँ जो शीशा लगा हुआ रहता है, ऐनक लगा हुआ रहता है, वो कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो इसका उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है, हजामत बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट जो होता है ना उसका प्रवर्तक सतह के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट में क्या चीज लिखेंगे, इसका उपयोग सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह के रूप में किया जाता है। किसका सतह के रूप में, प्रवर्तक सतह के रूप में किया जाता है, प्रवर्तक सतह में किया जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या आएगा बाबू, तो तीसरा पॉइंट में लिखेंगे ना कि इसका उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सौर भट्ठी में किया जाता है। चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसका उपयोग सोलर सेल में किया जाता है। किस में किया जाता है, सोलर सेल में किया जाता है। इसका उपयोग सोलर सेल में किया जाता है। इस तरह से हम लोग का पांचवा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं छोटे, तो पांचवा पॉइंट में लिख सकते हैं ना कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो अवतल दर्पण के उपयोग शैल चिकित्सक जैसे नाक कान मुंह को क्या करने में करते हैं, चेक करने में करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका उपयोग नाक कान नाक तथा क्या चीज बोल सकते हैं, आंख भी बोल सकते हैं, इसका चेक करने में किया जाता है। मतलब जांच करने में किया जाता है, जांच करने में किया जाता है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट, हम लोग लिख सकते हैं ना कि जो गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आगे वाला लाइट होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेडलाइट। तो इसका उपयोग गाड़ी का हेडलाइट में भी किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि अवतल दर्पण का उपयोग, मतलब इसका उपयोग वाहन के
हेडलाइट में किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, अवतल दर्पण के उपयोग को लिख सकते हैं। अब हम लोग का यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अवतल दर्पण के उपयोग हजामत बनाने वाला दर्पण में किया जाता है, क्यों? तो याद रखिएगा ना कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने वाला दर्पण में इसलिए किया जाता है कि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उससे बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है ना कि छोटे छोटे दाढ़ी बाल नाई को बड़े बड़े नजर आते हैं, जिसका कारण से उसको काटने में क्या चीज होता है, सुविधा होता है। तो इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हजामती के रूप में किया जाता है। तो अगर हम लोग का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या आएगा बाबू, क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों? दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, फोकस के बीच रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लिखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बड़ा तथा सीधा बनता है, जिसके कारण छोटे छोटे दाढ़ी बाल नाई को हल्के बड़े प्रतीत होते हैं, हल्के बड़े प्रतीत होते हैं, जिसे उसको बाल एवं दाढ़ी को काटने में सुविधा होता है, इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने वाले
दर्पण में किया जाता है। हजामत बनाने वाले दर्पण में क्या चीज किया जाता है बाबू? किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग का अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने वाले दर्पण में किया जाता है या दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों? तो आप लोग का आंसर मिल गया। अच्छा, यहाँ पे हम लिखे है ना कि क्योंकि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस, तो यहाँ पे आप लोग का अवतल दर्पण का किरण आरेख पढ़ा रहे थे ना कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो वहां पर हम दिखाए थे कि अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और बहुत बड़ा प्रतीत होता है। तो इसी कारण से छोटे छोटे दाढ़ी बाल क्या होता है बाबू कि बड़े बड़े नजर आता है, जिससे नाई को काटने में क्या चीज होता है, उससे सुविधा होता है। तो इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने वाले दर्पण में किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर सेल में किया जाता है। क्यों? तो इसको आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट करो, उसका बाद हम एक इसको बताते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर सेल के रूप में किया जाता है। क्यों? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बाबू? तो क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर सेल, सोलर सेल के रूप में, सोलर सेल के रूप में, सोलर सेल के रूप में या सोलर में किया जाता है, रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों? इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर सेल के रूप में इसलिए किया जाता है ना क्योंकि अवतल दर्पण को एक और नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अभिसारी दर्पण में क्या होता था कि प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाला प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर क्या हो जाता था बाबू? अभिसरित हो जाता था। ठीक, एक ही बिंदु से अभिसरित हो जाता था। तो इसी गुण के कारण हम लोग अभिसारी दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोले थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर सेल में किया जाता है। क्यों? तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर सेल में इसलिए किया जाता है ताकि अनंत से आने वाले प्रकाश के किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आता था, सो दर्पण से प्रवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर क्या कर देता है? अभिसरित कर देता है। तो इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग कांची में किया जाता है? सोलर सेल में। अच्छा, सोलर सेल का काम क्या होता है? तो सोलर सेल का काम यह होता है ना कि वह सूर्य के प्रकाश को जितना ज्यादा अवशोषण करेगा तो हम लोग के लिए उतना ही ज्यादा फायदा होगा, और जब तक वह प्रकाश की किरणों को अभिसरित नहीं करेगा तब तक वह क्या करेगा? हम लोग का उतना फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग कांची में किया जाता है? तो सोलर सेल में किया जाता है। तो अगर इसका डिफिनेशन इसका आंसर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि, क्योंकि अनंत से, अनंत से, अनंत से, अनंत से प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के समांतर, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें, किरणें आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर सभी प्रकाश के किरणों को, सभी प्रकाश के
किरणों को क्या चीज कर देता है, किरणों को अभिसरित कर देता है। किरणों को क्या कर देता है बाबू, अभिसरित कर देता है, कर देता है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो सोलर सेल के रूप में किया जाता है। सोलर सेल के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, तो इस तरह से बाबू हम लोग का अवतल दर्पण का उपयोग सोलर सेल के रूप में किया जाता था। अच्छा, एक पॉइंट आज हम लोग और पढ़ सकते हैं ना कि गोलीय दर्पण को पहचान कितना रूप से किया जा सकता है। तो गोलीय दर्पण का पहचान या किसी भी दर्पण का पहचान दो प्रकार से किया जा सकता है, एक उसको स्पर्श करके, एक बिना स्पर्श करके। अगर हम लोग स्पर्श करते हैं तो दर्पण को किस फॉर्म में पहचानेंगे, अगर हम उसको स्पर्श नहीं करते हैं तो उस दर्पण को हम लोग किस फॉर्म में पहचानेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू दर्पण का पहचान। ठीक, क्या चीज लिख सकते हैं हम लोग का जो हेडिंग पॉइंट है वो क्या लिख सकते हैं कि दर्पण का पहचान किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दर्पण के पहचान को कितना मेथड है बाबू, तो दर्पण के पहचान को दो मेथड है। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर में क्या चीज लिख सकते हैं, दर्पण का पहचान दो विधि से किया जा सकता है, दो विधि से किया जाता है। पहला विधि क्या चीज है, तो हम लोग का जो पहला विधि है बाबू वो है स्पर्श करके। क्या चीज करके, स्पर्श करके। और हम लोग का जो दूसरा विधि है वो क्या है, बिना स्पर्श करके, बिना स्पर्श किए। अब देखो यहाँ पर आप लोग समझना, मतलब हम लोग किसी भी दर्पण का पहचान पहला तो विधि क्या है, स्पर्श करके हम लोग कर सकते हैं, मतलब उसको छू कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम लोग किसी भी दर्पण का पहचान उसको बिना छुए कर सकते हैं। अब स्पर्श करके किसी दर्पण को पहचान कैसे करेंगे, तो हम लोग मान लो ना कि हम लोग किसी तीन प्रकार को दर्पण पकड़ेंगे, ठीक, और तीन प्रकार के दर्पण को अगर हम उसको बारी बारी से स्पर्श करेंगे तो जिसका प्रवर्तक सतह धसा होगा तो वह कैसा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। जिसका प्रवर्तक सतह उभरा रहेगा वो कैसा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। और जिसका प्रवर्तक सतह समतल होगा वो कैसा दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। तो ये मेथड था किसका लिए बाबू, तो ये मेथड था स्पर्श करके। उसका बाद बिना स्पर्श के हम लोग किसी भी दर्पण को कैसे पहचान पाएंगे, तो हम लोग किसी तीन दर्पण को एक सामने रखेंगे और उसका सामने जाकर खड़ा होंगे। अगर किसी दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और बराबर बन रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। तो तीनों प्रकार का प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बनता था, तो अवतल दर्पण में बनता था। तो वैसा प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, वैसा दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और जिस दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु के समान बनेगा तो क्या कहलाएगा बाबू, वो समतल दर्पण कहलाएगा। और जिस दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा तो कैसा दर्पण कहलाएगा बाबू, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो क्या हम लोग स्पर्श करके दर्पण को पहचान सकते हैं और क्या हम लोग बिना स्पर्श किए हुए दर्पण को पहचान सकते हैं, तो हम लोग स्पर्श करके और बिना स्पर्श करके दर्पण को पहचान सकते हैं।
तो हम लोग पहला का आंसर लिखते हैं स्पर्श करके और उसमें हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखो हम लोग लिखेंगे ना कि जब किसी दर्पण को बारी बारी से स्पर्श किया जाता है और उसे स्पर्श करने पर यदि उसका प्रवर्तक सतह धसा हो तो वह अवतल प्रवर्तक सतह उभरा हो तो वह उत्तल तथा प्रवर्तक सतह क्या चीज हो? प्रवर्तक सतह समतल हो तो वह समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बाबू? स्पर्श करके लिख सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं। अब हम लोग बिना स्पर्श किए हुए कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा हम लोग इस साइड में लिख रहे हैं बिना स्पर्श किए दर्पण का पहचान, बिना स्पर्श किए। अब देखो बिना स्पर्श किए में क्या बताएं कि हम लोग किसी भी दर्पण के सामने बारी बारी से खड़ा करेंगे किसी वस्तु को, तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां पर वस्तु को बारी बारी ले जाने पर यदि उसका प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा बराबर बनता है तो वह अवतल दर्पण होगा। और यदि प्रतिबिंब समान बनता है तो वह समतल दर्पण होगा। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? तथा यदि प्रतिबिंब कैसा बनेगा बाबू? प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा तो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? तो इस तरह से हम लोग किसी भी दर्पण का पहचान उसको स्पर्श करके और उसको बिना स्पर्श करके क्या कर सकते हैं?
तो देखो स्पर्श करने में क्या होता है कि हम लोग स्पर्श करते थे, और बिना स्पर्श किए में क्या करते थे, हम लोग वस्तु को विभिन्न दूरियों पर खड़ा करते थे और उस प्रकार से जो प्रतिबिंब आता था उसको नोट करते थे। उसका बाद हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के शर्त से जाके मिलाते थे, और जो मैच करता था उसी को हम लोग उस फॉर्म में लेकर चले आते थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग का वीडियो क्या आया हो, पसंद आया हो, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक। और इसको आप लोग क्या करना, प्रॉपर नोट्स बना के और इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में याद करके आना, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।